हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स का। आज का हमारा टॉपिक है रूल ऑफ नोसिटर ए सोसिस। तो रूल ऑफ नोसिटर ए सोसिस को हम पहले समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल जो है वो देने वाली हूँ। देखिए, जब हम छोटे होते थे तो सभी के पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चा अच्छे बच्चों के साथ बैठना, अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती करना। अब ये अच्छे बच्चों की डेफिनेशन में तो हम भी आते हैं, हम बुरे हैं या अच्छे हैं, लेकिन हाँ, पेरेंट्स सभी के यही सीख देते हैं कि आप अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छे बच्चों से दोस्ती करना, आगे की साइड बैठना, आगे स्टूडियस बच्चे बैठते, पीछे मत बैठना, पीछे बुद्धू बच्चे बैठते हैं। ऐसा हम लोग को सिखा करके भेजा जाता था। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी सी एक इंपॉर्टेंट सी बात हमेशा से जानी जाती है, वो ये कि एक व्यक्ति जैसे व्यक्तियों के साथ रहता है उसको बिल्कुल वैसा ही मान लिया जाता है। कि मतलब एक पर्सन जो होता है उसकी कंपनी से जाना जाता है, उसके साथियों के साथ जाना जाता है। जो अगर वो व्यक्ति वैसा नहीं भी है, लेकिन ये देख लिया जाता है कि अच्छा ये ऐसे लोगों की संगत में रहता है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। हमें जिसके साथ जो है बैठने में या बातें करने में अच्छा लगता है, हमारा नेचर वैसा ही होता है। या फिर हम एक सिंपल सी बात कहें कि हम उन्हीं लोगों के साथ उठते बैठते हैं जिनको कि हम पसंद करते हैं, कि जिनकी कि हमारी और उनकी जिनकी लाइकिंग जो होती है मैच करती हैं। अब इसी वजह से हम यहाँ पर रूल ऑफ नोसिसेटर ए सोसिस पढ़ रहे हैं। अब आप बोलोगे इसका हमारे जो है लॉ से क्या संबंध है? बिल्कुल संबंध है। कानून में बहुत बार ऐसे होता है कि लेजिस्लेचर एक जैसे शब्दों को एक साथ डाल देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए, इस पिक्चर में आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, सब सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, ऐसा आप बोलोगे। जैसे मैंने आपके सामने ये अलग अलग आइकन या अलग अलग लोगो दिखाए हैं, इस लोगों की पिक्चर दिखाई है, तो आप तुरंत यही बोलोगे तो सब सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया का मतलब जिसके थ्रू व्यक्ति अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं, जिसके थ्रू व्यक्ति अपनी पिक्चर शेयर करते हैं, या अपना कोई भी अपनी जो है अपनी लाइफ को लाइफ को शेयर करना चाहते हैं, उसको सोशल मीडिया बोलते हैं। तो जिसमें अपनी ओपिनियन, अपनी इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं, अपनी लाइकिंग शेयर कर रहे हैं, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे वो फोटो के थ्रू, चाहे वर्ड्स के थ्रू, अपनी बातों को चाहे गा करके, सुन करके, लिख के, देख करके, कैसे भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसको हम सोशल मीडिया बोलते हैं। तो यानी सोशल मीडिया में आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक, इन सबको आपने कहाँ रखा? सोशल मीडिया को। इवन स्नैपचैट को भी आपने यहाँ पे रखा है सोशल मीडिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आप मैसेजेस शेयर करते हो, यहाँ पर भी आप अपनी फ़ोटो शेयर करते हो। तो ये सारा क्या है? सोशल मीडिया है। तो एक वर्ड सोशल मीडिया किया तो आपने ये सारी बातें मुझे बता दी, या फिर मैं कहूँगी ये सारी के सारे जो हमारे पास में जो प्लेटफॉर्म है अलग अलग, ये निकल करके आ जाते हैं। इसी तरीके से लेजिस्लेचर अलग अलग जो है शब्द यूज़ करते हैं। उन शब्दों का जब इस्तेमाल होता है, अगर वो एक ही तरीके के वर्ड्स को सिम्बलाइज कर रहे हैं, तो उसमें एक ही कैटेगरी में रखे जाएंगे। यानी अगर कुछ वर्ड्स को हम रख रहे हैं कि ये, तो ये जो है ना, ये किस में आएगा? ये की कैटेगरी में आएगा। तो नोसिटर ए सोसिस यही से तरीके का है। अगर हम नोसिटर ए सोसिस के मीनिंग को जाने तो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ये कहती है कि नोसिटर ए सोसिस का मतलब होता है जब एक अनक्लियर या एम्बिगियस वर्ड आता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर कोई वर्ड क्लियर है, उसका मीनिंग समझ में आ रहा है, तो फिर तो उसे इंटरप्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं। लिटरल रूल है, हम बार बार एक ही चीज़ पढ़ते हैं। लिटरल रूल है कि जैसा जो है वैसा ही इंटरप्रेट किया जाएगा। प्रॉब्लम तब आती है जब क्लियरिटी नहीं होती। तो अगर कोई वर्ड अनक्लियर है, एम्बिगिशियस है, तो उसको हम डिटरमाइन करेंगे ये देखते हुए कि किस कंटेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, किस कंटेक्स्ट में इस बात का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूँ ओ, अब एक सिंपल सा शब्द है ओ, ठीक है, ओ। अब इसको किस तरीके से बोला जा रहा है, इसके मायने बदल देगा। ओ, ओहो, तो ये इसके मायने बदल गए, एक्सप्रेशन से मायने बदल गए। तो ये किस कंटेक्स्ट में एक वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। अगर हम लॉर्ड मैकमिलन की डेफिनेशन को देखें तो वो ये कहते हैं कि मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज टू बी जज बाय कंपनी इट कीप्स लाइक ए पर्सन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो एक शब्द कहाँ पर, किस शब्द के साथ में प्रयोग हुआ है, उसको उसी तरीके से जो है जाना जाएगा। इसी तरीके से हमें अच्छे से पता है, जब एक सेंटेंस में कुछ शब्दों को हमने रखा है, तो वो जो सेंटेंस में जो शब्दों को रखा गया है, वो शब्द हम किसी एक अंडरस्टैंडिंग देंगे, हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, मतलब एग्जाम्पल, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द थिंग। अगर हम किसी भी शोक सभा में जाते हैं, तो जहाँ हमारे वर्ड्स होंगे वहाँ पर हम हंसेंगे ही नहीं, वहाँ पर हम कहेंगे नहीं अरे वाह बड़ा मज़ा आया, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम कहीं बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो वहाँ पर कहेंगे अरे बड़ा बुरा हुआ इसका जन्म हुआ। तो ये दोनों चीज़ें अलग, शब्द तो एक ही है, बड़ा बुरा हुआ,
तो लेकिन वो कंटेक्स्ट जो है वो अलग अलग है और उन कंटेक्स्ट में एक ही बात को हम दोनों जगह फिट नहीं कर सकते। तो वही चीज़ हमें नोसीटर सोर्सेस कह रहा है कि जिस जगह पर आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकलेगा। बहुत बुरा हुआ, यही बात अगर आप बर्थडे पार्टी में कह दो तो कैसा लगेगा, और यही बात अगर आप शोक सभा में कहो तो कैसा लगेगा। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि वर्ड को जो मीनिंग निकालना है वो निकालना है कंटेक्स्ट में, सर्कमस्टांसेस में, सिचुएशन में, कि जिस सिचुएशन में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब हम वर्ड की बात करते हैं तो वर्ड दो तरीके से होते हैं, दो तरीके की अंडरस्टैंडिंग होती है वर्ड्स की, एक है डिनोसेशन और दूसरा है कॉनोसेशन। तो डेनोसेशन का क्या मतलब होता है कि एक्चुअल मीनिंग वर्ड का क्या है, और कॉनोसेशन का मतलब क्या है कि वर्ड को किस जगह पर हम रख रहे हैं, किस जगह पर इस्तेमाल करें। तो दोनों को हमें समझना होगा। देखो, ओ बड़े दुख की बात है, तो दुख की बात तो है, लेकिन हाँ अगर हम किसी का दुर्घटना हुई है वहाँ जा रहे हैं तो दुख की बात वास्तव में बोलेंगे, लेकिन जो है किसी का जन्म हुआ है तो दुख की बात नहीं है वो। तो वर्ड को हम कहाँ समझ रहे हैं, कहाँ प्लेस कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका मतलब जो है निकलेगा। टर्म नोसिटर ए सोसिस एक लैटिन टर्म है जिसमें नोसिटर का मतलब होता है टू नो और सोसी का मतलब होता है एसोसिएशन, यानी जिन वर्ड को हम इस्तेमाल करें उनके एसोसिएशन से हम जानेंगे। और ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं ये एक फ्रेज है, लैटिन मैक्सिम है, उसी के अंदर इस्तेमाल किए गए। मैक्सिम का नाम है नोसिटर एक्स सोशियो क्यू नॉन कोजुलोसिटर एक्स से। इसका मतलब वो कैनॉट बी नोन फ्रॉम हिमसेल्फ मे बी नोन फ्रॉम हिज एसोसिएट, जिसको इसके बारे में हम कुछ नहीं पता तो ये तो पता लगा ही सकते हैं कि अच्छा ये इनके साथ रहता है तो ये ऐसा है। जिसको हम अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजी में परसेप्शन भी बोलते हैं, कि जब एक व्यक्ति जिनके साथ रह रहा है हम उसके बारे में सोच लेते हैं अच्छा ये तो ऐसा ही होगा, इस तरह से। इस रूल की एप्लीकेबिलिटी कब अराइज होती है, जब भी एक वर्ड या फ्रेज में कोई पर्टिकुलर वर्ड है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसा है, अनक्लियर है, यहाँ कहना क्या चाह रहा है लेजिस्लेचर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो उस केस में उसके आसपास के जो शब्द हैं उनसे हम उसका मतलब निकाल लेंगे। जैसे कि एक दूसरी मैक्सिम भी है, क्यू नॉन वेलियन सिंगुलर जूना जोविनिन। इसका मतलब वर्ड अगर इफेक्टिवली वर्ड नहीं मीनिंग नहीं निकालते हैं तो हम उनको जॉइंट करके जो है निकाल सकते हैं। वर्ड्स विच आर इनइफेक्टिव व्हेन टेकन सिंगली ऑपरेट व्हेन टेक कॉन्जेंटली। तो अगर उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसे बोलने से समझ में नहीं आ रहा लेकिन किसी और चीज़ के साथ उसका मतलब जोड़ देते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ बुक, तो बुक की अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत सारी बुक का जो है बुक के मतलब बहुत सारी बुक हो गई। बुक में आप नॉवल भी लेकर के आ सकते हैं। बुक में अब आप जो है टेक्स्ट बुक आ गई जैसे आपकी सिलेबस से रिलेटेड हो गई। बुक बोल रही हूँ तो बुक में कुछ बिजनेस मैगजीन भी आ जाएंगी। तो बुक के अंदर जो है सारी चीज़ें इंक्लूड होगी, लेकिन मैंने बुक किस चीज़ के लिए रेफ़र करी है, किस कंटेक्स्ट में रेफ़र करी है, मीनिंग वैसे निकलेगा। जैसे मैं अगर किसी लॉ स्टूडेंट को बोलूँ कि भाई अपनी बुक निकालिए, तो बट ऑब्वियस सी बात है वो मेरे को कोई आईपीसी की कोई बुक, सीआरपीसी सीपीसी की कोई बुक निकालेगा। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे ही किसी पर्सन को बोलूँ से फॉर इंस्टेंस कि आपके पास तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, मैंने बोला किसी पर्सन को वो पढ़ता नहीं है, कोई कुछ नहीं कोर्स कर रहा है, ऐसे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, तो हो सकता है उसके पास मॉरल स्टोरी वाली बुक्स हो सकता है उसके पास में रिलीजियस बुक्स हो। तो किस कंटेक्स्ट में मैंने वर्ड यूज़ किया है उससे हम मतलब निकालते हैं कि वर्ड कहना क्या चाह रहा है। इस रूल का स्कोप जो है वो ये है कि भाई सर्कमस्टांसेस में जब आप एक पर्टिकुलर वर्ड को इस्तेमाल करें तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका मतलब निकालना है। नोसिटर एसोसिएशन का मतलब एक वर्ड को जाना जाएगा उसके एसोसिएशन से, मतलब हम उसको इंडिविजुअल या हम कहेंगे आइसोलेशन में इंटरप्रेट नहीं कर सकते, हम उसको जानेंगे उसके एसोसिएशन के साथ में। शायद आपको अभी क्लियर नहीं होंगी चीज़ें, लेकिन अगर आप केस लॉ से पढ़ोगे, जैसे मैं अभी केस लॉ आपको कराऊंगी, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला केस हमारे सामने है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस हॉस्पिटल मजदूर सभा 1960 का। यहाँ जजमेंट जो था वो ऑनरेबल जस्टिस एंड उस वक्त ये जस्टिस थे गजेंद्र जागड़, उन्होंने दिया था और उन्होंने कहा, क्या कहा था उसको हम समझ लेते हैं। लेकिन ये बात भी जानने योग्य है कि इस पर्टिकुलर केस में रूल जो हमारा नोसिटर एसोसिएशन है उसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन इस पूरे केस में क्या हुआ था, केस में ऐसे हुआ था कि रूल ऑफ नोसिटर एसोसिएशन के बारे में बोला था, उन्होंने कहा कि ये रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इसको हम लेजिस्लेचर का इंटेंशन अगर क्लियर है तो हम इस वर्ड को इस पर्टिकुलर जो रूल है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेजिस्लेचर ने अगर कोई वर्ड जानबूझ के जो है यूज़ किया है तो हम ये देखेंगे किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया, जिस कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया है हम उसी के अकॉर्डिंग इसका मतलब निकालते हैं।
तो इस पर्टिकुलर मामले में जो था हॉस्पिटल के अंतर्गत था कि भाई हॉस्पिटल जो है क्या वो वर्ड जो है वो उसके ऊपर इंडस्ट्रियल एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कुछ प्रोविजन थे जिन प्रोविजन को यहाँ पर डिस्प्यूट में थे, जो कि यहाँ पर प्रोविजन जो थे वो जिनमें प्रॉब्लम थी जिनको एनालिसिस करना था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के इंटरप्रिटेशन करते हुए कहा कि जब हम इंडस्ट्रियल की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल में जो हॉस्पिटल जो है वो भी इसके अंदर आएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई नोसिटर रिसोर्सेज हमें अप्लाई करना है। अगर हम नोसिटर रिसोर्सेज यहाँ अप्लाई कर देंगे हॉस्पिटल वाली बात पे कि आता है कि नहीं आता, क्वेश्चन ये था कि हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के प्रोविजन में परव्यू में आएगा या नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम नोसिटर रिसोर्सेज को यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ये काफ़ी नैरो जिसका मतलब निकाल करके आ जाएगा, तो हम ये अलाउ नहीं कर सकते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम रूल को जहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इस तरीके के हैं कि हमें समझ में आ रहा है कि कहना क्या जा रहा है, फिर तो हमें कुछ भी इंटरप्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि अगर हम आईपीसी के सेक्शन 378 को पढ़ते हैं तो 378 में डिसऑनेस्ट वर्ड यूज़ किया गया है। कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति डिसऑनेस्टली दूसरे व्यक्ति की मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव कराता है बिना उसकी कंसेंट के और उसके पोजेशन से ले जाता है, तो हम ये डिसऑनेस्टी को अपनी तरफ से इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सेक्शन 24 में इंटरप्रेट किया गया है। ऐसी ही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चीज़ क्लियर है उसे ज़बरदस्ती हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं। तो नोसिटर रिसोर्सेज को अप्लाई करेंगे तो हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के परव्यू में नहीं आ रहा है, इसीलिए उन्होंने कहा कि अब हम इसको स्ट्रिक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ हॉस्पिटल को भी उन्होंने इंक्लूड किया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत। तो जब लेजिस्लेचर ने ब्रॉडर कॉन्वर्सेशन दे दिया है तो रूल को हम नैरो नहीं कर सकते। बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट दे दिया है किसी पर्टिकुलर मैटर को, तो आप जानबूझ के उसे नैरो कर नहीं कर सकते नोसिटर ए सोर्सेस जो है रूल अप्लाई कर करके। तो ये पर्टिकुलर मैटर जो है वो इसमें जो है वो क्लियर किया गया था, क्योंकि इस पर्टिकुलर मामले के अंदर क्या था ना कि शायद मैंने आपको पहले भी एक रूल करवाया हुआ है ये, और इसमें बताया था मैंने आपको कि भाई अगर उसमें व्यक्ति को ये बोला था कि भाई सेक्शन इसी पर्टिकुलर एक्ट का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेक्शन 25F क्लोज बी जो था वो उसके रिगार्डिंग केस था कि भाई यहाँ पर जो है मैंडेटरी लैंग्वेज जो है वो सेक्शन की वो प्लेन है, अनएम्बिग्यूशियस है, और वो ये कहती है कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय जिसने काम किया है एम्प्लॉयर के लिए 1 साल के लिए या फिर कंपल्सरली उसने जो है काफ़ी लंबे टाइम तक इंडस्ट्री में काम किया है और उसको जो है कोई कंपेंसेशन नहीं मिलता है, तो उस केस में जो है उसको जो है कि कंपेंसेशन देना बनता है। यानी कंपेंसेशन कितना जाएगा, इक्वल द सैलरी ऑफ 14 days ऑफ द एवरेज पे ऑफ ईच ईयर सर्विस कंप्लीटेड और एनी पे पोर्शन देयर ऑफ। ठीक है, वो ये चीज़ इसमें कही कि तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अगर स्ट्रिक्ट कर देंगे और नोसिटर रिसोर्सेज अप्लाई कर देंगे तो हॉस्पिटल पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, और वो क्या करेगा, जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन है उस इंटेंशन को एक्चुअली वो फुलफिल नहीं करेगा, जो कि क्लियरली हमें बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बताई चुकी हूँ। ये देखिए, the object and scope of the act is clear that legislature is defining the word industry was deliberately using the term of wide import in its first clause. Second part of definition provide inclusive definition. If the definition has deliberately used the word such wide import, इसका मतलब हमें वैसा ही पढ़ने होगा। तो हॉस्पिटल को हम यहाँ एक्सक्लूड नहीं कर सकते डेफिनेशन से, मतलब हॉस्पिटल भी इस डेफिनेशन में आएगा, इंडस्ट्री के एप्लीकेशन में आएगा। इसी तरीके से एक और केस था सेक्शन 498 आईपीसी का, आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। तो इसमें क्या था, एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा था कि उसने दूसरे व्यक्ति की वाइफ को जो है डिटेन कर लिया है। तो यहाँ ये जो अक्यूज था उसका ये कहना था कि मैंने डिटेन नहीं करा, बल्कि वो जो महिला है वो मेरे साथ अपनी मर्जी से गई है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्ड का मतलब अगर आप डिटेंशन का मतलब निकालना चाहते हो, जो कि सेक्शन 498 में अप्लाई हुआ है, तो डिटेंशन का मतलब क्या होता है, डिटेंशन का मतलब होता है अगेंस्ट द विल। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो है आप उसको स्ट्रिक्ट मीनिंग निकालिए कि डिटेंशन का मतलब कि एक व्यक्ति की जो है इच्छा के अगेंस्ट लिया गया है। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिटेंशन देखो किस चीज़ के संदर्भ में यूज़ हो रहा है। तो डिटेंशन जो वर्ड यूज़ हो रहा था कि उसके हस्बैंड की मर्जी के बिना कोई व्यक्ति किसी को लेडी को लेके चला जाता है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर केस में आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में एक व्यक्ति जो लेके गया था, एक्यूज जो था, उसकी वाइफ को, भले ही उसकी मर्जी थी या नहीं थी महिला की, यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये है कि जो व्यक्ति जो हस्बैंड है उसकी इच्छा के विरुद्ध लेके गया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें तो जो वाइफ को वो लेकर
करके गया है दूसरे व्यक्ति की, क्यों लेके गया है कि भाई अपनी जो है लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए लेकर के गया है, और इसी वजह से उसने जो है उसको डिटेन करके रखा है। तो वाइफ जो है वो ल्यूर की गई, उसको हाइड कर लिया गया दूसरे पर्सन की इंटेंशन के बिना। इसीलिए डिटेंशन वर्ड को काफ़ी वाइड जो है इंटरप्रेट किया गया, और ये कहा गया कि डिटेंशन वर्ड आप ये देखिए कि किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ हमें व्यक्ति को दोषी करार दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पर एक और केस है, स्टोनक्राफ्ट एंटरप्राइज वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो यहाँ पर मिनरल वर्ड है, मिनरल ऑयल है, और है, ये सारे के सारे वर्ड्स एसोसिएटेड हैं और इनको हम एक साथ ही पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, इस पर्टिकुलर मैटर के अंदर जो असेसी था उसने कहा कि मुझे इनकम टैक्स के अंदर जो है ना एग्जाम्पशन मिलना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट के सर्टेन प्रोविजन के अंदर वो एग्जाम्पशन मांग रहा था, क्योंकि वो ये कह रहा था कि भाई अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो ग्रेनाइट है, ठीक है, ग्रेनाइट की बात करें तो वो उसके अंदर आ जाएगा, लेकिन मैं ग्रेनाइट नहीं, मैं तो मिनरल ऑयल और ये सब क्या कर रहा हूँ, ग्रेनाइट का नहीं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बात को रिजेक्ट करते हुए कहा कि जितने भी मिनरल ऑयल या ओर्स हैं वो सब अर्थ से ही जो है वो निकल करके आते हैं, इसीलिए सिर्फ ग्रेनाइट ही नहीं है। भाई ग्रेनाइट तो चलिए अर्थ से निकल के आता है, लेकिन बाकी मिनरल है, मिनरल ऑयल, और आप ये देखिए ये सारे आते कहाँ से, अर्थ से निकल करके आते हैं ना। तो सबको आपको एक ही कंटेक्स्ट में जो है वो पढ़ना होगा, ऐसे नहीं कि आप मिनरल ऑयल और ओर्स को आप अलग अलग रखें और अर्थ से जो आया है उसको आप अलग रखें, नहीं, ये सारी चीज़ें अर्थ से आती हैं, चाहे वो ग्रेनाइट हो, चाहे वो मिनरल ऑयल ओर्स हो, इसीलिए सब एक कैटेगरी में रखी जाएंगी। तो इस केस में उन्होंने ऐसा बोला और कहा कि जो ग्रेनाइट का जो आपने सिर्फ इंटरप्रिटेशन का है कि ग्रेनाइट ही यहाँ पर जो है आएगी, इस पर्टिकुलर जो है टैक्स के लिए जो है लायबल होगा, ऐसा नहीं है। जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ से आती है, अर्थ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपने देखना है कि वो पर्टिकुलर जो चीज़ है वो कहाँ इंक्लूड की गई है, तो वो कहाँ इंक्लूड की गई है, वो कहाँ से आ रही है, भाई एक सोर्स से आ रही है। सोर्स क्या है, अर्थ। तो ग्रेनाइट के साथ साथ ये भी अप्लाई यहाँ जो होंगी अप्लाई होंगी, उनके ऊपर भी जो है टैक्स लगेगा। उसके बाद एक और केस आपके सामने, प्रदीप अगरबत्ती वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1997 का। यहाँ अपेलेंट को मतलब क्या हुआ था, अपेलेंट ने भी टैक्स देना था और उसको कह रहा था कि मैं टैक्स नहीं दूंगा क्योंकि मैं धूप और अगरबत्ती का व्यापार करता हूँ, और जो टैक्स आप मुझे भरने के लिए कह रहे हैं मैं नहीं भरूंगा, क्योंकि जो धूप एंड अगरबत्ती का टैक्स आपको मुझे जो भरने के लिए बोल रहे हैं वो परफ्यूम पे लागू होता है। और ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है वो कहता है कॉस्मेटिक, परफ्यूमरी और टॉयलेट गुड्स, जिसमें कि टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, कुमकुम और सोप को एक्सक्लूड करना है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो परफ्यूमरी बातें हैं उसका मतलब होता है कि आर्टिकल जो है वो कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, टॉयलेट गुड्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे स्प्रे। लेकिन अगर हम धूप वगैरह की बात करें, अगरबत्ती की बात करें, तो बट ऑब्वियस सी बात है वो इसके अंदर नहीं आती, क्योंकि यहाँ लिखा है कॉस्मेटिक, परफ्यूमरी एंड टॉयलेट गुड्स। तो यहाँ टॉयलेट गुड्स के अंदर जो है, ठीक है, आप कॉस्मेटिक का इसमें आप परफ्यूम का इस्तेमाल करें, स्प्रे का इस्तेमाल करें, वो तो इसमें आ जाएगा, लेकिन धूप और अगरबत्ती इनसे जो है वो अलग हो जा रहा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परफ्यूमरी मीन जो होंगे वो यहाँ पर जो है यहाँ पर इसमें धूप और अगरबत्ती को इंक्लूड इसके अंदर नहीं किया गया। ये टॉयलेट के केस में, टॉयलेट गुड्स के अंतर्गत के केस में आ रहे हैं, टॉयलेट कॉस्मेटिक एंड टॉयलेट गुड्स के अंदर के केस में आ रहे हैं, यानी कि धूप और अगरबत्ती इज अनदर थिंग एंड दिस पर्टिकुलर। जो आप परफ्यूम की बात कर रहे हो तो धूप और अगरबत्ती का परफ्यूमरी अलग चीज़ हो गई, और ये जो कॉस्मेटिक और ये जो टॉयलेट गुड्स के रिगार्डिंग परफ्यूमरी है ये अलग हो गई। तो इसको यहाँ पर अप्लाई किया गया कैसे, कि आप इनको देखिए किस चीज़ में, किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है, कॉस्मेटिक, परफ्यूमरी एंड टॉयलेट गुड्स। तो यहाँ पे उन्होंने इवन यहाँ पर जो है टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, कुमकुम और सोप ये भी एक्सक्लूड कर दिए। तो यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा धूप और अगरबत्ती इस पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं आता। तो यही छोटा सा रूल है जो नोसिटर एंड सोर्सेज के हिसाब से है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर क्लियर हो तो थैंक यू सो मच, और आगे भी आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स अ लॉट।